हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का चैप्टर 4 दी एनिमी जो कि लिखा है आपके पर्ल एस बक ने। और ध्यान रखिएगा, इनका नाम भी लर्न कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दे दिया कि एनिमी लिखा है आपका पर्ल एस बक ने। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि देखो, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि लास्ट चैप्टर हमने थर्ड लेवल किया था तो अब हम अचानक फोर्थ पे क्यों आ गए। तो मैं उनको बता दूं कि आप जो टर्म वन वाले बच्चे हो 21-22 सेशन के, उनके सिलेबस में आपका थर्ड लेवल और दी एनिमी है विस्टास बुक से। सो थर्ड लेवल हमने कर लिया। विस्टास से हम ये लास्ट चैप्टर उठा रहे हैं जो कि टर्म वन के लिए। इसके बाद वील मूव ऑन टू आपकी फर्स्ट बुक। ठीक है। उसकी इंग्लिश में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पोएम है, सब कुछ जो टर्म वन में है, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, आप सही जगह आए हो। इस चैनल पर आप लोगों को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आपका हिस्ट्री, हर एक तरह का कंटेंट मिलेगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके टर्म वन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, द एनिमी इज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ। तो एनिमी की जो पूरी स्टोरी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, कौन से वॉर के अराउंड। सो इट इज आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर। ठीक है। ये आपकी चैप्टर की पहली लाइन ही कहती है। और चैप्टर में जो मेजर डिस्कशन आप लोगों का हुआ है वो हुआ है कि यूएस और जापान का वॉर। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनिमी इज द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज। तो आपको बताना है ये दो ड्यूटीज कौन सी है, कि दो कर्तव्य हैं आपके, और उन कर्तव्यों में एक महासंग्राम चल रहा है कि आप इसको पूरा करो, फर्स्ट को फुलफिल करो या सेकंड को फुलफिल करो। तो ये दो आपकी ड्यूटीज हैं, ऑप्शन डी, पैट्रियट और डॉक्टर की। एक तरफ आप एक ट्रू पैट्रियट हो, ट्रू जापानीज हो, और दूसरी तरफ आप एक डॉक्टर हो। आप किसी भी मरीज को ऐसे घायल स्थिति में, घायल कंडीशन में छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो सेकंड का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। तो आपको बताना है ये लाइंस किसने कही। तो ये लाइंस आपकी कही थी ऑप्शन सी, सदाओ के फादर ने, जो कि एक बहुत ट्रेडिशनल आपके जापानीज थे। तो देखो, इन लाइंस का मतलब ये है ना, यहाँ पर यॉन्डर का मतलब डिस्टेंट यानी फार ऑफ है जो। तो वो एक ये वाला सीन है जब सदाओ अपने फादर के साथ एक सी किनारे गए होते हैं, समुद्र किनारे गए होते हैं, तो वो उन आइलैंड्स की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं, यानी वो फॉरेन कंट्रीज का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे थे। उनके कहने का मतलब था कि जो फॉरेन कंट्रीज है, हमारे जो जापानीज लोग हैं, दे शुड गो आउट, दे शुड गेन मोर नॉलेज आउट देयर। इसीलिए यही कारण था कि जो सदाओ थे वो भी अमेरिका गए थे सर्जरी की पढ़ाई करने, मेडिसिन की पढ़ाई करने, और वो वापस जापान आए। तो उनके कहने का मतलब था कि जो ये फार ऑफ आइलैंड्स हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान। कि मतलब यहाँ हमारे लोग जाएं, यहाँ पढ़ें, नॉलेज स्किल्स इकट्ठा करें, मतलब सीखें हर चीज को, फिर वापस जापान आके सर्व करें। सो इस वे में उनका कहने का मतलब था, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे सदाओ को भी अपना अमेरिका भेजा था। ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु कैन लिमिट अ फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। तो ये लाइंस आपकी कही थी सडाओ के फादर ने, और इनमें जो मैसेज आपको मिल रहा है, ये आइडिया जो आपको मिल रहा है वो है प्रोग्रेसिवनेस का, कि हमें कोई लिमिट नहीं कर सकता हमारे फ्यूचर को। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हम कैसे काम करें। हम अगर बिल्कुल लिमिट होकर काम करें कि हमें एक गोल अचीव करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हैं कि हमें ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम ही करने हैं, और उसके बाद ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते हैं, फिर आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हो। ठीक है। तो लिमिट नहीं करना है खुद को। अगर एक गोल कंप्लीट होता है तो दूसरे गोल को डिसाइड कीजिए कि मतलब नेक्स्ट गोल क्या होगा। सो टर्म वन खत्म होते हैं तो टर्म टू का डिसाइड कीजिएगा कि टर्म टू को हम कैसे पार करें। ठीक है। तो लिमिट नहीं करना है खुद को। ये लेसन आप सभी ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, डिपेंड्स हाउ यू प्रोग्रेस। ठीक है। तो प्रोग्रेसिवनेस का यहाँ पर आइडिया दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउस ऑफ सडाओ होकी वाज बिल्ट ऑन। तो सडाओ होकी नाम भी याद कर लीजिएगा इनका। सो इट वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, समुद्र के तट पर ही था, आप कह सकते हो, मतलब नियर टू सी। क्वेश्चन नंबर 6, द अमेरिकन लैंडलेडी हैड वंस हेल्प्ड सडाओ हाउ। तो ये चैप्टर के लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वो जब रिकॉल करता है कि जब वो सडाओ अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे तो किस तरह से उन्हें रूम मिलने में, अपना मतलब एक तरह से एकोमोडेशन मिलने में कितनी दिक्कत हुई थी। तो उनकी एक लैंडलेडी थी जिन्होंने उनकी एक बार हेल्प करी। तो आपको बताना है कैसे। तो उन्होंने उनकी मदद की थी, उनकी सेवा करी थी जब वो इन्फ्लुएंजा के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे, जब उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था। ठीक है। तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द चीफ कंसर्न ऑफ सडाओस फादर वाज। तो उनका चीफ कंसर्न था सडाओ की एजुकेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट एज सडाओ वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो किस एज में वो गए थे अमेरिका। ही वाज 22 एट द टाइम ही वेंट अमेरिका। ठीक है। जब अमेरिका गए थे उनकी एज 22 थी, 22 साल। 9 पर आते हैं, his father who never joked or played with him but spent infinite pains upon him, who is being referred to as father here। तो यहाँ पर फादर, किसके फादर की बात की जा रही है। सो ही इज ऑप्शन बी,
आपका सडाउस फादर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब इस वाली वीडियो में आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लंबा था। सो देयर आर नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रैक्टिस हो जाए कि किसी भी लाइन से अगर पूछ ले तो आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सडाउस फादर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, इसे एलिमिनेट हम कर लेंगे बिकॉज कनाडा नहीं भेजा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, हिज फादर वांटेड हिम टू सर्व इन द कंट्री वर्ल्ड वॉर, ये भी गलत है। अब बचता है ए और डी। देखो ए में कह रहा है सडाउ वाज सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन, और कॉज इफेक्ट सेट में क्या होता है अगर आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि कॉज एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दिया होगा, ठीक है, उसके बाद इफेक्ट वाले कॉलम में आपको ध्यान में रखना है कि कॉज सिंपल एक स्टेटमेंट है और इफेक्ट की उसके बाद क्या हुआ या उसके कारण क्या हुआ। तो सडाउ को अमेरिका भेजा गया पढ़ने के लिए, और इफेक्ट क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि ही बिकेम फेमस एज अ सर्जन। डी कह रहा है कि उसको अमेरिका भेजा गया पढ़ाई के लिए, एंड इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ही बिकेम फेमस एज अ सर्जन एज वेल एज साइंटिस्ट। तो उसमें डी करेक्ट होगा, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कोई डिस्कवरी भी की थी जिससे जो घाव हैं वो बहुत अच्छे से भरे जा सकते हैं, तो जल्दी आप हील, मतलब उन्हें हील कर सकते थे। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट सडाउस डिस्कवरी। तो सडाउ जिस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट माने जाने लगे थे, तो वो डिस्कवरी क्या थी, इतनी स्पेशल क्यों थी। वो स्पेशल इसलिए थी बिकॉज इट वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन। फॉर एग्जांपल किसी को घाव चोट आई, तो उनकी जो डिस्कवरी थी उससे वो घाव तुरंत ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज सडाउ नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो सडाउ को क्योंकि युद्ध चल रहा था, आपका वॉर चल रहा है, तो वो ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया उन्हें। बिकॉज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ही वाज परफेक्टिंग हिज डिस्कवरी, क्योंकि उनके पास एक डिस्कवरी थी। तो इसका एक मेजर थ्रेट वहाँ के जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की जो सेना थी उसको ये भी था कि अगर हम एक ऐसे पर्सन को भेज देंगे वॉर में, तो हो सकता है उसे बंदी बना ली कोई फॉरेन कंट्री और उसे अपने लिए यूज करे। फिर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से उनका वॉर चल रहा था, तो वो क्या करते कि अमेरिकन अपने साथ सडाउ को रख लेते और उससे फिर उसकी डिस्कवरी का यूज करते। ठीक है, तो एक डर ये भी था, और दूसरा ये था कि जनरल, जो आर्मी के जनरल थे, जनरल टाकीमा, उनको एक ऑपरेशन की जरूरत थी जिसके लिए सडाउ से ज्यादा एफिशिएंट कोई सर्जन नहीं था। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, ही वाज परफेक्टिंग हिज डिस्कवरी। उनके पास एक डिस्कवरी थी जिसे वो परफेक्ट कर रहे थे, जिसपे उनका रिसर्च चल रहा था कंटिन्यूस। एंड ऑप्शन बी, आपका जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, द एंटोनिम ऑफ क्रीपिंग इज। तो क्रीपिंग का एंटोनिम है आपका ऑप्शन सी, रैपिड। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे चलना, क्रीप करना, एंड सी इज आपका रैपिड, क्विक, एब्रप्ट। एंड रीथिंग का मतलब इनसर्कल या कवर, मतलब रीथिंग आप समझ सकते हो, इट्स इनसर्कल और कवर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो इसमें आप लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। तो देखो इनकरेक्ट इसमें होगा ऑप्शन बी, ही हैड मेट हैना इन जापान। यहाँ पर ही सडाउ के लिए रेफर किया गया है, और ध्यान रखिएगा वो हैना को जापान में नहीं मिले थे, ही मेट हैना इन अमेरिका, जहां वो अपनी पढ़ाई के लिए गए थे। इवन अपने प्रोफेसर के घर में एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज था, वहां उनकी हैना से मुलाकात हुई थी। एंड मैंने लिखा भी है, ही मेट हैना इन अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर किमोनो। तो आप लोग पिक्चर में दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से आप लोगों की किमोनो ड्रेस होती है, तो उसके ऊपर जो ये लूज आउटर गारमेंट है, आप ये ब्लू कलर का देख सकते हो, इसे हावरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हावरी। ध्यान रखिएगा ऊपर से जो एक कोट टाइप का पहना जाता है, इसको हम हावरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सडाओ मेट हाना एट। तो हैना को वो कहाँ मिले थे, ही मेट हर इन द प्रोफेसर हालीज हाउस। प्रोफेसर हाली ने एक गेट टुगेदर रखा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, वहां उनकी मुलाकात हैना से हुई थी। एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन। ध्यान रखिएगा उनके 2 बच्चे भी थे, मतलब ये स्टोरी में आपका स्टार्टिंग के थर्ड फोर्थ पेज में है कि वो मेंशन करते हैं कि हैना एंड उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में मे बी इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सडाउ हैड, सो ही हैड 2 चिल्ड्रन। 17 पर आते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ फॉर अफेक्शनेटली। तो अफेक्शनेटली, अफेक्शन मतलब स्नेह जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, तो इसका होगा जनरसली। अफेक्शनेटली का आपका सिनोनिम जनरसली। काइंड आप समझ सकते हो, काइंड, अफेक्शन, स्नेह, प्यार से, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन हु मटर्ड दीज लाइंस। मटर का मतलब स्लो साउंड में कुछ बोलना। तो ये लाइंस किसने बोली आपको बताना है। ये लाइंस बोली थी आपके ऑप्शन बी, सडाओ ने, जब उन्हें अपने घर के पास वो प्रिजनर ऑफ जो वॉर था आपका, उसका नाम टॉम था, वो बहुत बुरी कंडीशन में मिला। तो वो कंफ्यूज थे कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, बिकॉज उसे अगर वो अपने यहाँ रखते तो उनपे देशद्रोह यानी आपका एंटी नेशनल का वो उनपे लग जाता कि इन्होंने एक अपने एनिमी को शेल्टर किया है, और दूसरा था कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज अगेन आ गया था कि उसे ऐसे बुरी हालत में छोड़ भी नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, सडाओ।
क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम सडाउस फैमिली इन द चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें सडाउ की फैमिली के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट है इस क्वेश्चन का, कि उसकी जो फैमिली थी इट वाज मॉडर्न इन थिंकिंग बट ट्रेडिशनल। हैना एंड सडाउ की शादी भी जो हुई थी इट वाज अरेंज्ड इन अ ओल्ड जापानीज वे। और उसके साथ साथ जो उनके फादर थे, सडाओ के फादर, उनका जो बेडरूम था वो भी कंप्लीटली प्योर जापानीज वे में अरेंज था। हालांकि उनकी डेथ हो चुकी थी बट उसमें कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं था। ठीक है, तो बहुत प्योर जापानीज थे वो, ट्रेडिशनल वैल्यूज में थे बट थिंकिंग में मॉडर्न थे। क्योंकि देखो सडाओ के फादर ने भी वो फॉरेन कंट्रीज के लोगों से को पसंद नहीं करते थे। ही वाज अ ट्रू जापानीज बट उन्होंने फिर भी अपने बेटे को बाहर अमेरिका पढ़ने भेजा। तो दे वर मॉडर्न इन थिंकिंग, एजुकेशन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बट दे वर ट्रेडिशनल इन वैल्यूज। 20th पर आते हैं, समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्ट? तो इसमें से क्या आया? सो इट वाज अ मैन, ही वाज अगेन द प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसका नाम टॉम था। 21 पे आते हैं, हु सेड द बेस्ट थिंग वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। तो ये लाइंस किसने कही कि सबसे बेस्ट क्या होगा कि हम इसे वापस समुद्र में डाल दें? तो ये कहा था आपके ऑप्शन डी, सडाओ ने। एंड हाना का रिस्पॉन्स था कि यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट। इससे ये हमें पता चलता है कि हैना का जो बिहेवियर था इट वाज कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब अपने पार्टनर से अग्री करना। ऐसा नहीं कि वो उनसे आर्ग्यू कर रही थी कि नहीं हमें मतलब, तो वो कंपैटिबल थी। वो कंपैटिबिलिटी उनके रिलेशनशिप के बीच थी कि उनके हस्बैंड ने जैसा कहा शी वाज शी फॉलोड इट। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज दैट हु इज बीन रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पर हु किसके लिए रेफर किया गया है? सो हु आपका रेफर किया गया है आपका प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सडाओ केम बैक फ्रॉम अमेरिका एट द एज ऑफ। तो अमेरिका वो 22 की एज में चले गए थे। अब आपको बताना है वापस कौन सी एज में आए। सो ही केम बैक एट द एज ऑफ ऑप्शन सी 30। 22 में गए, 30 में वापस आए। सो 8 ईयर्स टोटल वो अमेरिका में रहे थे। Question number 24 है, the sand on one side of him had already a stain of red soaking through, which indicates that the prisoner of war was। तो आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं इस वीडियो में, POW का मतलब होगा prisoner of war, शॉर्ट फॉर्म में POW। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि prisoner of war was ऑप्शन बी wounded। तो देखो इसका इस लाइन का मतलब ये है ना कि जहां पर वो आपका प्रिजनर ऑफ वॉर था वो पड़ा हुआ था, तो उसके पास क्योंकि वो समुद्री तट का इलाका था, सैंड के करीब था, तो जो साइड में सैंड थी उसमें उसका पूरा खून बह रहा था। तो आपका लिखा भी है कि द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू। तो उससे खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर से। तो इस लाइन का मतलब ये था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बट नीदर ऑफ देम मूव शोज विच ऑफ देयर क्वालिटी। तो हैना एंड सडाओ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नीदर ऑफ देम, देम यहाँ पर सडाओ और हैना के लिए यूज किया गया है। तो इससे उनकी क्या क्वालिटी पता चलती है? तो इनसे पता चलती है उनकी ऑप्शन है ह्यूमननेस। बिकॉज ये वहां पर उस सीन की बात है जब उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, क्या हम इसे सी में वापस छोड़ दें? तो उसे कहते हैं कि, पर देखो दोनों कह रहे थे कि हाँ यही बेटर रहेगा, बट उनमें से कोई भी मूव नहीं करा। किसी ने भी ये अटेम्प्ट नहीं करा कि उसको उठाओ, चलो प्रिजनर ऑफ वॉर को उठाते हैं वापस सी में फेंक देते हैं। उन्होंने नहीं ट्राई किया। उससे पता चलता है कि उनकी ह्यूमननेस, इंसानियत जो उनके अंदर थी। भले ही वो उनका दुश्मन था, भले ही उनका एनिमी था, बट फिर भी वो इंसानियत के नाते वो उसे वैसे नहीं छोड़ सकते थे। तो उनसे उनकी ह्यूमननेस पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 26, वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स मींस। तो जब आपका प्रेजेंट वॉर जो था वो उनके घर के पास था, समुद्र किनारे पड़ा हुआ था, तो वो वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया है। तो इट मींस वेट एंड टॉर्न ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 27, द इंजर्ड मैन वाज इन, योर ऑप्शंस आर ए आर्मेनियन, बी जापानीज, सी अमेरिकन या डी ऑस्ट्रियन। सो इट्स वेरी इजी, ही वाज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। और इसके बारे में एक और चीज है कि ही वाज अ सेलर फ्रॉम यूएस नेवी एंड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ये पता चला सडाओ को जब उन्होंने उसकी कैप देखी और उसके ड्रेस पे उसका नाम पड़ा कि मतलब सेलर लिखा था कुछ, कि मतलब उसकी डेजिग्नेशन की वो सेलर था। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल अमेरिकन आर माय एनिमी, सो व्हाई डिड सडाओ ट्रीटेड द प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ये कहा था कि सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन है, तो आखिर उन्होंने POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर को क्यों ट्रीट किया? तो इट वाज बिकॉज ही वाज वुंडेड। और बीइंग अ डॉक्टर उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट जो था कि वो किसी भी आपके मतलब जो कोई वुंडेड हो या किसी मरीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ये भी सिखाते हैं कि कमिटमेंट टू योर वर्क, योर प्रोफेशन, कि बाकी दूसरी जितनी भी आपकी कंसिडरेशन है, चाहे वो रिलीजन हो या फिर वॉर हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हो, उन सब के बीच आपकी जो इंसानियत है, लाइक आपका वर्क के प्रति जो कमिटमेंट है अपना, आप डॉक्टर हो तो आपको ये नहीं देखना है कि वो कौन सी कंट्री से है, आपको उसे एज अ बीइंग अ डॉक्टर आप उसे बचाना है। ये चीज भी हमें चैप्टर सिखाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर वाज अरेस्टेड इन हुज बेडरूम।
अब ये ही वॉज रेस्टेड इन ऑप्शन डी, सदाओस फादर बेडरूम। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी आयरनी भी है कि वो ये कि एन अमेरिकन वॉज रेस्टेड इन द बेडरूम ऑफ अ ट्रू जापानीज, कि लाइक बेडरूम सडाओ के फादर का था जो कि बहुत ट्रू जापानीज थे, मतलब वो किसी को अलाउ भी नहीं करते थे, इवन उनके रूम में कोई फॉरेन एलिमेंट भी नहीं था, वो पूरा प्योर जापानीज उनका रूम स्टाइल में सजा हुआ था, ठीक है। तो उसमें आयरनी ये थी कि अमेरिकन जिनसे वो सबसे ज्यादा मतलब नाराज थे, मतलब जिनको पसंद नहीं करते थे, ही हेटेड अमेरिकन, ठीक है, तो उन वही अमेरिकन आज उनके बेडरूम में रेस्ट कर रहा है, सो दिस वाज एन आयरनी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। सो ये स्टेटमेंट आपकी सडाओ की थी, जिसका मतलब है आपका, इवन इफ द अमेरिकन was operated upon and saved, he would die at the hand of Japanese army। तो जब वो उसे देख रहे होते हैं, जब उसका देख रहे होते हैं कहाँ पर घाव है वगैरह, जब उसे देख रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं, तो सडाओ की स्टेटमेंट होती है कि मतलब ये मरना ही है, भले ही मैं इसे ट्रीट भी कर दूं, इवन इफ आई ऑपरेट हिम, तो जो जापानीज आर्मी है उसके हाथों में मारा ही जाएगा, बिकॉज ही इज अगेन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जो उनके कंट्री में है, तो उसलिए उसे मार दिया जाएगा। तो मतलब भले ही मैं इसे बचा भी लूं, जो अभी कंडीशन में ऑपरेशन कर भी दूं, आखिर में इसे मारना ही है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ही विल नॉट डाई एनीवे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जीवित रहेगा, ऐसा स्टार्टिंग में उनका मानना था, क्योंकि वो भले ही मैं बचा भी दूं सोच रहे थे, मैं वो जापानीज आर्मी उसे नहीं छोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। तो अपनी वाइफ जब वो पीओडब्ल्यू को ट्रीट कर रहे होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको ठीक कर रहे होते हैं, उसका इलाज कर रहे होते हैं, तब वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, तो उनकी वाइफ का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल पीला पड़ गया होता है, ठीक है। तो वही इस लाइन का भी मतलब है कि सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, सल्फर आपकी येलो कलर की होती है, तो वैसा ही कुछ उनकी वाइफ का भी चेहरा हो गया था। हर फेस यानी यहाँ पर हर है आपकी उनकी वाइफ हाना, हर फेस बिकम पेल येलो लाइक सल्फर, क्योंकि वो ऑपरेशन पहली बार इस तरह से देख रही थी होते हुए, इवन उन्हें वॉमिटिंग सा भी फील होता है, जिसके लिए फिर वो बाहर जाती हैं, तो उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक इज यूज्ड इन विच कंटेक्स्ट। तो ये उसी टाइम की बात है जब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर का गोली निकालने के लिए, तो हैना जो होती है उनको असिस्ट कर रही होती है, बिकॉज यू नो सर्वेंट्स से कहा होता है कि उनकी बॉडी को वॉश कर दो प्रिजनर ऑफ वॉर की, बट दे डिनाई, वो कहते हैं कि अमेरिकन है, हम इसकी बॉडी वॉश नहीं करेंगे। सो एट द एंड हैना को ही डॉक्टर सडाओ के साथ असिस्ट करना पड़ता है। तो वो पहली बार अपनी लाइफ में ऑपरेशन होते हुए देख रही थी, इसीलिए उनका ये कहना था कि इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, मतलब वॉमिटिंग तभी आपको फील होती है ना जब आपका कुछ खाया होता है आपने, अगर आपने कुछ खाया ही नहीं होगा तो देयर आर लेस चांसेस कि आप वॉमिट आपको हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट देते हैं, ऑप्शन सी है कि हैना हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन सो हैड अ फीलिंग ऑफ वॉमिट, इसलिए वो कमरे से बाहर भी जाती हैं। तो ये था 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट जनरल ताकीमा फ्रॉम हनास थॉट। तो हना जब प्रिजनर ऑफ वॉर के असिस्ट कर रही होती है डॉक्टर सडाओ को उसको ट्रीट करने में, तो उनके मन में ध्यान आता है उसकी चोटों को देखते हुए कि कितनी एट्रोसिटीज, कितनी क्रुएल्टी इन जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, कैप्टिव्स होते हैं, इन पर होती होगी। तो उनके दिमाग में जनरल ताकीमा का ध्यान आता है, हु यूज्ड टू बीट हिज वाइफ एट होम। सो उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं कि अ पर्सन हु कैन बीट हिज वाइफ एट होम, वो जो वॉर कैप्टिव्स हैं उन पे कितनी क्रुएल्टीज करता होगा, उन पे कितने जुल्म ढाता होगा, मतलब उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करता होगा। सो हमें जनरल ताकीमा के बारे में पता चलता है कि ही वॉज वेरी क्रूअल, इवन ही यूज टू बीट हिज वाइफ। पर इसकी अपनी वाइफ को मारा करते थे, इसलिए लोग बात नहीं करते थे, बिकॉज उनकी जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं इन चीजों को दबा देती थी, ठीक है। बिकॉज ही हैड वॉन वॉर इन मंचूरिया, मंचूरिया एक मतलब एक प्रोविंस है जहां उन्होंने युद्ध जीता था, जिसके बाद लोग उनकी जो ये वाली बात थी कि वो अपनी वाइफ को मारा करते थे, उसके बारे में लोग बात नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, हु असर्टेड दीज वर्ड्स। तो ये शब्द कहते हैं आपके ऑप्शन बी सडाउस प्रोफेसर है। तो सडाउ जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ध्यान से, तब उनके दिमाग में थॉट आता है कि अगर कोई भी गलती हो, तो उनके प्रोफेसर ने क्या कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि आप देख सकते हो कि टू ऑपरेट विदाउट एस कंप्लीट नॉलेज, जब तक आपको बॉडी की पूरी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर कौन सा पार्ट है, कैसे आप ऑपरेट करो, तब तक आप कोई भी मतलब गलत स्टेप लेते हो तो इट इज नॉट लेस देन अ मर्डर। मतलब विदाउट नॉलेज अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो बीइंग अ सर्जन, तो इट इज अ सिन। अगर आपको पता नहीं है कि बॉडी के पार्ट्स कहाँ पर हैं, कैसे करना है उन चीजों को, तो यू आर डूइंग अ क्राइम, ठीक है, क्राइम और एक पाप कर रहे हो आप काइंड ऑफ, तो बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर सदाव मटर्स द वर्ड माय फ्रेंड व्हाइल ट्रीटिंग द अमेरिकन पीओडब्ल्यू इन द लाइट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, वी कैन से दैट दिस वाज। तो देखो डॉक्टर सदाव की एक उनके कैरेक्टर में ये बात थी, जब भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करा करते थे तो उन्हें फ्रेंड कह के एड्रेस करते थे। तो हमें स्टोरी में ही मिलती है एक जगह जहां वो उसको ट्रीट कर रहे होते हैं तो माय फ्रेंड एड्रेस करते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, पर फिर उन्हें याद आता है कि ये तो एक अमेरिकन है, तो इट वॉज एन आयरॉनिकल बिकॉज ही हेटेड अमेरिकन।
क्वेश्चन नंबर 36, द बुलेट वॉज नियर द डैश ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। सो द बुलेट वॉज नियर द किडनी, एग्जैक्ट किडनी पर नहीं थी बट किडनी के पास ही थी। क्वेश्चन नंबर 37, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, हु सेड दीज लाइन्स। तो ये लाइन किसने कही? ये लाइन कही आपके ऑप्शन है सडाव ने, क्योंकि एक तरह से हम ये कह सकते हैं उन्हें अपनी खुद की स्किल पर भी इतना विश्वास था, ये ऑपरेशन होने के बाद कहते हैं कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए नाउ ही विल सर्वाइव। हालांकि ये चीज थी कि उस टाइम पे उनके दिमाग में था कि ही विल इन्फॉर्म द पुलिस एंड आर्मी जो कि इसे ले जाएंगे यहाँ से, बट फिर वो सर्जरी करने के बाद एज अ सर्जन उन्होंने ये कही थी कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, बिकॉज उन पे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने सर्जरी करी है, अब ये बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, डज आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू। ये लाइंस आपकी सडाव की थी, तो इससे क्या हमें पता चलता है? ऑप्शन ए सडाव वॉज केयर फ्री, बी सडाव वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर, सी हैना वॉज ट्राइंग टू कंफर्ट द यंग बॉय, या डी सडाव वॉज इन डिलेमा। तो इससे हमें पता चलता है कि सडाव डिलेमा में थे, बिकॉज ही सेज कि आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू। लाइक उनके पास पहला ऑप्शन था कि आप वो मिलिट्री को बता दें, पुलिस को बता दें कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, फिर उसे ले जाएंगे, उसके साथ जो भी होगा उसे मारा मारा जाएगा जो भी, और दूसरा ये था कि वो एक बीन अ डॉक्टर उसे वुंडेड नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। डिलेमा में, उलझन में थे कि या तो वो उसे सेना के हवाले कर दें, पुलिस के हवाले कर दें, दूसरा था कि एज अ डॉक्टर वो उसे ट्रीट करें क्योंकि वो जख्मी था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, सजेस्ट विच क्वालिटी ऑफ सडाव। तो सडाव की लाइन थी, तो इससे हमें सडाव की किस क्वालिटी के बारे में पता चलता है? इससे हमें पता चलता है लव फॉर प्रोफेशन, जो कि मैंने कहा देखो जितनी भी दूसरी कंसिडरेशंस थी ना कि ये अमेरिकन है, ये हमारा दुश्मन है, वो सब साइड हो गई, बिकॉज एट द एंड उन्होंने ट्रीट किया उसे, तो प्रोफेशन के प्रति अपने बहुत ज्यादा प्यार था उन्हें कि लाइक ही वॉज वेरी कमिटेड टू हिज प्रोफेशन, कि मतलब आई एम अ डॉक्टर तो मुझे एक जिंदगी बचानी है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गार्डनर टू सडाउस फैमिली। तो सडाउ की फैमिली के लिए वो गार्डनर ओल्ड मैन जो थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सो इट वाज ऑप्शन बी, ही मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन फॉर सडाउस गार्डन फादर। तो उन्होंने सडाउ के फादर के लिए मॉस, आप एक प्लांट समझ सकते हो, उसका एक गार्डन तैयार किया था जो कि पूरे जापान में बहुत सबसे बेस्ट था, फाइनेस्ट। और एक और चीज गार्डनर के बारे में एक स्टेटमेंट है, मे बी इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वुड नॉट लेट वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड एज इट इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, सो ही वाज गार्डनर, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। तो ये लाइन किसने कही? ये लाइन आपकी कही थी ऑप्शन सी, कुक ने। ठीक है, उनके यहाँ तीन सर्वेंट थे, आपको ध्यान रखना है, एक गार्डनर था, एक कुक था, और एक यूमी थी। यूमी आपके बच्चों का ख्याल रखती थी सडाओ के। क्वेश्चन 42 है, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट यूमी फ्रॉम टेक्स्ट। तो यूमी के बारे में, जो कि उनकी एक मेड थी आप कह सकते हो या फिर सर्वेंट, तो उसके बारे में हमें क्या पता चलता है चैप्टर पढ़ने के बाद? हमें पता चलता है ऑप्शन ए, शी वाज पैट्रियोटिक बिकॉज शी रिफ्यूज टू वॉच द अमेरिकन सोल्जर। उनका चिल्ड्रन के प्रति, जो सडाओ और हैना के बच्चे थे उनके प्रति उनका लव पता चलता है कि शी लव्ड देम वेरी मच, एंड लॉयल्टी टू द मास्टर्स। ये पता चलने के बाद भी कि दे आर शेल्टरिंग एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड एनिमी, उन्होंने किसी को, उसने किसी को नहीं बताया ये बारे में, मतलब बाहर किसी से बात नहीं कही, ठीक है। तो 42 का करेक्ट आंसर ए होगा। और इवन मतलब ये एक स्टेटमेंट ये भी कहती हैं यूमी कि व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, कि क्या होगा इन बच्चों का। तो इससे कंसर्न पता चलता है कि बच्चों के लिए कंसर्न थी कि जब इनके फादर को ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा, गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। ये बात तब आती है जब ये होता है कि आप अगर इस प्रिजनर ऑफ वॉर को शेल्टर कर रहे हो तो आप पर भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। बीइंग अ जापानीज यू आर हेल्पिंग एन अमेरिकन, तो कैसा क्या होगा इन बच्चों का फ्यूचर? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 43 है, व्हाट हैपेंड ऑन द 7th डे। तो 7th डे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर्स में इसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आया करते थे। 7th डे क्या हुआ? ऑप्शन डी, देखो ए एंड डी बोथ हैं, बिकॉज सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर द हाउस। जितने भी आपके सर्वेंट थे, तीन सर्वेंट मेनली, यूमी, गार्डनर और आपका कुक, उन्होंने आपका घर छोड़ दिया। दूसरी चीज ये हुई कि उसी दिन शाम के समय एक आपके जो जनरल थे उनका एक मैसेंजर आया, वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म में था, तो उसे देखते हुए जो हैना थी वो बहुत डर गई थी, ठीक है। उनको लगा कहीं ये सडाउ को अरेस्ट करने तो नहीं आए हैं और अब हमारा क्या होगा, बट ऐसा नहीं था। वो वहां आए थे जनरल का मैसेज लेके कि जनरल को पेन है, उनके ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो आप आइए उन्हें ट्रीट कीजिए, तो इसलिए उन्हें बुलाया गया था, ठीक है। तो डी इसमें करेक्ट होगा। 7th डे क्या हुआ था याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, व्हाई आर बी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। तो ये लाइंस किसने कही? तो देखो ये लाइंस आपकी कही थी ऑप्शन है हैना ने।
और ये इसलिए कहा गया बिकॉज जो अदर जापानीज थी, उसी वक्त की बात है जब सर्वेंट्स घर छोड़ चुके होते थे, इसलिए बिकॉज वहां पर एक अमेरिकन रह रहा है। तो है ना, ये सवाल करती है सटाओ से कि आखिर हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं। मतलब एक प्रिजनर ऑफ वॉर को हम ट्रीट कर रहे हैं, हमें हमने उसे अपने घर में रखा है, हम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। सो हैना वॉज कंफ्यूज्ड, उसके मन में भी ये सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट सडाओ ने इसका आंसर नहीं दिया और वो क्वाइटली चले गए वहां से। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, डोंट थैंक मी टू अर्ली, व्हाई सडाओ सेट सच कोल्ड लाइंस टू टॉम। तो टॉम जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसका नाम टॉम था, ध्यान रखिएगा। तो जब वो थैंक यू कहना चाहता था सडाओ को कि आपने मुझे ट्रीट किया, तो वो कहते हैं कि डोंट थैंक मी टू अर्ली। बड़े कोल्ड वे में उन्होंने कहा, बड़े मतलब आपसे कहें तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कहा था, मतलब डोंट थैंक मी टू अर्ली, बड़ा अजीब तरीके से उन्होंने कहा। तो आपको बताना है ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही वॉज अबाउट टू हैंडल हिम टू द पुलिस एंड आर्मी, बिकॉज वो तय कर चुके थे अब इसको मुझे पुलिस एंड आर्मी को हैंडल करना है। और उसके बाद जब जनरल उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें पूरी स्टोरी भी बताए थे कि प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे आया, ये सब चीजें। तो इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो, बिकॉज हो सकता है मैं ही तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने आखिर में उसे एस्केप भी करवाया वहां से। तो क्वेश्चन 45 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन 46 पे आते हैं, जनरल ताकीमा स्टडीड एट। तो देखो ये बहुत माइन्यूटली आपका चैप्टर में दिया हुआ है। एक जगह जब सडाओ की एंट्री होती है जनरल के पास, जब उसे मैसेंजर बुलाने जाते हैं, तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर वो इसलिए जिक्र करते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि मैं आप जनरल ताकीमा कहते हैं कि मैं आप लोग आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं भी अमेरिका में रहा हूँ। तो अमेरिकन सोल्जर आपके यहाँ तो हो सकता है तब आप उसे ट्रीट कर रहे हो बिकॉज आप अमेरिका में रह चुके हो। तो जनरल ताकीमा बताते हैं कि आई स्टडीड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू सजेस्ट दैट जनरल वॉज। तो ये लाइन जनरल की थी, तो इससे पता चलता है कि जनरल सेल्फिश था। बिकॉज वो उसका ही कहना था कि अगर तुम पकड़े गए तो अगले दिन मुझे कुछ हो गया तो फिर मुझे कौन बचाएगा, बिकॉज यू आर द बेस्ट सर्जन। और एक और लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि ही वॉज सेल्फिश। वो कहते हैं कि एंड में जब वो एनिमी एस्केप हो जाता है, वो कहते हैं कि आई थॉट नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने खुद के बारे में सोचा, मुझे हेल्थ कंडीशन की प्रॉब्लम थी। आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, अपना वादा ही भूल गए। ठीक है, तो ऐसी हवा हवा में वादा किया था। ही वॉज सेल्फिश, इससे हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु हैज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये थे हमारे जनरल टाकीमा। और इनकी एक और चीज है कि इनके खुद के प्राइवेट असेसिन्स थे, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि जो भी इनके खिलाफ जाता था, उसका क्या होता था, वो अगले दिन गायब हो जाता था दुनिया से। ठीक है, तो प्राइवेट उनके प्रोफेशनल किलर थे जो कि एक कॉल पे चले जाते थे और उसे उठा लेते थे उसी घर से, फिर वो कभी नहीं मिलता था। तो 48 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 49 पर आते हैं, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, हु इज आई इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई है आपका टॉम। तो वो कहता है कि जब वो सटाओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी कि तुम इस तरह से गार्डन में जाओ, आप चलने फिरने लगो, तो कहता है कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन। ये था आपका टॉम जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर था, अ यंग बॉय अमेरिकन प्रिजनर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 50th पर आते हैं, तो हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। Sadao servant leave his house, but none of them betrays the secret of the American prisoner of war. Select the option to explain this. तो ये आप सभी जानते हैं कि वो लोग 7 डे चले गए थे, बट हालांकि उतना होने के बाद भी उन्होंने किसी को ये एक तरह से बताया नहीं था, रिवील नहीं किया था कि ये लोग शेल्टर कर रहे हैं एक अमेरिकन प्रिजनर को। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन ए, द सर्वेंट्स ट्रूली बिलीव दैट दे मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड विच शेल्टर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर, बिकॉज देवर पेट्रियोटिक। उनका यह मानना था कि उन्हें उस घर में नहीं रहना चाहिए जहां पर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जहां उनका एक एनिमी है। बट देयर लव एंड लॉयल्टी टू सडाओ मेड देम कीप द सीक्रेट सेफ। उसके बाद भी घर उन्होंने भले ही छोड़ दिया, बिकॉज दे कुडंट कॉम्प्रोमाइज विद देयर पेट्रियोटिज्म, उनकी देशभक्ति के लिए, कि वो अमेरिकन के साथ एक घर में नहीं रह सकते, बट उसके बाद भी लॉयल भी वो रहे, बिकॉज उन्होंने सडाओ और हाना का जो ये सीक्रेट था कि उन्होंने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को शेल्टर किया, उसे किसी को नहीं बताया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आई गेस इफ ऑल जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, हु इज यू इन दीज लाइंस। तो यू यहाँ पर यूज किया गया है ऑप्शन डी सडाओ के लिए, और ये लाइन कहते हैं आपके टॉम, क्योंकि टॉम बहुत इंप्रेस हो गए होते हैं। टॉम आपका प्रिजनर ऑफ वॉर, सिंपल यंग बॉय अमेरिकन प्रिजनर। ये आपका सडाओ को स्टेटमेंट देते हैं कि मतलब आपने मेरी जान बचाई, अगर सभी जापानीज लोग आपकी तरह होते हैं तो हो सकता था कि वॉर होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके टॉम ने स्टेटमेंट दी थी, और यहाँ पर यू जो है ये सडाओ के लिए रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाई सडाओ अरेंज्ड अ बोट एंड आस्क्ड टॉम टू लिव इन अ नियर बाय आइलैंड। तो उन्होंने टॉम से ऐसा इसलिए कहा बिकॉज अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय द आइलैंड एंड टॉम कुड एस्केप।
तो उन्होंने उसे बिल्कुल जापानीज अपनी तरह कपड़े वपड़े पहना के उसे भेजा, बोट में बिठाया, उसमें पूरा सामान भी दिया, खाने पीने की जितनी चीजें थी, एक टॉर्च भी दिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ताकि वो एक पास के आइलैंड में चले जाए जहाँ अभी मतलब तूफान वगैरह नहीं आता। तूफान आने के कारण वो बहुत आइसोलेटेड रहता था, वहाँ कोई रहता नहीं था बिकॉज, पर अभी ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है, तूफान का सीजन नहीं है, तो वहाँ रह सकता है। तो जैसे ही कोई कोरियन फिशिंग बोट वहां पर आए, बिकॉज वो मछली पकड़ने के लिए काफी एक अच्छा एरिया हुआ करता था, तो जैसे कोई कोरियन बोट आएगी वो उसमें मतलब रेफ्यूज लेके वहां से रेस्क्यू होके आगे चल सकता है, किसी दूसरी जगह जा सकता है ताकि वो बच सकता है जापान से। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, हु इज शी रेफर्ड टू हेयर। तो यहाँ पर शी रेफर किया गया है यूमी के लिए। तो यूमी जब एक बार दोबारा आती है, एक बार जब सर्वेंट्स ने 7 डे घर छोड़ दिया था, तो उसके कुछ दिन बाद यूमी दोबारा आती है ये देखने, बच्चों को देखने, बिकॉज मैंने अगेन बताया कि उनका ये भी पता चलता है कि शी लव्ड द चिल्ड्रन ऑफ सडाओ एंड हाना। ठीक है, तो वो देखने आती है उन बच्चों को। तो उनके लिए स्टेटमेंट है कि वो भले ही इतनी मॉडर्न थी पर फिर भी वो आपके सडाओ के साथ खाना नहीं खाना चाहती थी, बिकॉज ही शेल्टर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर, मे बी ये रीजन हो सकता है। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूमी। यूमी वॉज देयर टू गेट साइट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाई वाज सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ब्लैक इन द स्काई एट नाइट। तो देखो, फ्लैशलाइट उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर को दी थी जब वो दूसरे आइलैंड में उसे भेज रहे थे कि तुम मुझे फ्लैश करना, अगर तुम सेफ हो तो शाम के टाइम जब शाम होने वाली हो तो आसमान में एक फ्लैश करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम सेफ हो। अगर 2 बार करना, इतनी बार करना तो मुझे सिग्नल देना कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया। तो इस तरह से था। बट एक रात जब वो अपनी वेट कर रहे थे, आसमान में देख रहे थे वो आइलैंड की तरफ, तो उन्होंने देखा कि उस रात कोई भी आसमान में ऐसा सिग्नल नहीं है। तो उससे पता चल गया कि वो रेस्क्यू हो चुका था, मतलब वो उसे कोरियन बोट मिल गई होगी जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, और वो बच गया होगा। ठीक है, तो सडाओ के लिए यही एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, इसे रिवॉर्ड भी खा गया सडाओ का मेन रिवॉर्ड, क्योंकि जनरल जो ताकीमा थे वो कहते हैं कि तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। बट डॉक्टर सडाओ के लिए रियल रिवॉर्ड यही था कि उन्हें उस रात वो ढूंढ रहे थे द स्पॉट ब्लैक इन द स्काई, और उस रात मतलब स्पॉट ब्लैक का मतलब ये कि आसमान में कोई भी फ्लैश लाइट की चमक नहीं थी, जिसका मतलब साफ था, बिल्कुल आसमान पूरा काला था, उसमें कोई भी फ्लैश लाइट नहीं चमक रही थी, जिसका मतलब था कि द प्रिजनर ऑफ वॉर हैज एस्केप्ड नाउ। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी, ब्लैक स्पॉट वाज एन इंडिकेशन दैट प्रिजनर ऑफ वॉर हैज एस्केप्ड फ्रॉम नियर आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 59, हु आर फुल ऑफ प्रेजुडिसेस इन द स्टोरी। तो किसके बारे में बोला गया है कि दे आर फुल विद प्रेजुडिसेस। सो दे आर ऑप्शन डी, अमेरिकन। 56 है, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, हु इज आई हियर। तो देखो, स्टोरी की लास्ट लाइन यही है कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, सो ही वाज ऑप्शन सी, सडाओ। सडाओ खुद से कहते हैं कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 57, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनिमी इज। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है ऑप्शन सी, ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन ऑल अदर थिंग्स। देखो, वहां पर वो एक सच्चे पैट्रियट भी थे, उनके फादर ने उन्हें ये सारी शिक्षा दी थी कि मतलब जापान कम्स फर्स्ट। ठीक है, आपको अपने नेशन के प्रति बहुत वो होना है, बट अपने वर्क के प्रति सडाओ बहुत ज्यादा कमिटेड थे, इंसानियत उन्होंने शो करी। तो इस चैप्टर की जो सेंट्रल थीम थी या सेंट्रल आइडिया आप लोग कह सकते हो, वो है ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन ऑल अदर थिंग्स, ग्रेटर देन ऑल ट्रेडिशनल वैल्यूज, ग्रेटर देन एनी रिलीजन, ग्रेटर देन सो एंड सो। ठीक है, कोई भी चीज से बड़ी आपकी इंसानियत होती है, ये हमें चैप्टर बताता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। एंड द चैप्टर इज अबाउट वॉर बिटवीन यूएस एंड जापान, सो दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर। 58 है, व्हाई डिड डॉक्टर बिकेम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट। तो वो अपने पेशेंट के साथ जब उसे ऑपरेट कर रहे होते तो इतना धैर्य, अपना पेशेंस क्यों खो देते हैं। वो इतना पेशेंस इसलिए खो देते हैं बिकॉज वो जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ असिस्ट कर रही होती है ना, तो हैना को वॉमिट वाला फील होता है, तो वो कमरे से बाहर जाती है और उन्हें आवाज आती है कि वो कुछ वॉमिट करने को है। तो वो अपने आप को सोचते हैं कि अभी मैं इस पेशेंट की वजह से अपनी वाइफ को देखने भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ही कुडंट लीव द पेशेंट टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 59 पर आते हैं, व्हाई डिड हैना वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ। तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑप्शन ए, सर्वेंट रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन, और ये सर्वेंट थी आपकी यूमी। तो एट द एंड सर्वेंट ने मना कर दिया, तो हैना को खुद ही वॉश करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट वाज द जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर। तो अमेरिकन सोल्जर या फिर आप प्रिजनर ऑफ वॉर कहो या टॉम कहो, उसके लिए जनरल ताकीमा का प्लान क्या प्लान था। तो उनका प्लान ये था कि ही विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय हिज प्राइवेट असैसिन्स, कि उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो, कि उसे हम गोली मार दूंगा मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स को भिजवा के। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं किया जो मैंने प्रॉमिस किया था। तो 60 का सी करेक्ट होगा।
अब देखो लास्ट की 2 स्लाइड्स में मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बार इन्हें देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि विच वर्ड मीन्स द सेम एज वॉल्यूबल। तो ऑप्शन दिए रहेंगे टॉकेटिव, आपका पेलोर वगैरह वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए कुछ बीच कॉम्बर क्या होता है, मटर्ड क्या होता है, स्टैंच क्या होता है, मोशनलेस, स्टैगर्ड, जितने भी आप लोग ये शब्द देख रहे हो ना एक बार पढ़ जरूर लेना, मैं बस ये कहूंगा। और एक और स्लाइड है, ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनसे हो सकता है मे बी आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आ जाए कि मतलब विच वर्ड मीन्स द सेम एज दिस, मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के वर्ड मीनिंग। ये 2 स्लाइड्स आपके मैंने इसमें ऐड इसलिए की थी बिकॉज मैं ये चाहता हूँ आपका एक ही वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप अब नेक्स्ट मैं स्लाइड में बढ़ता हूँ। सो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। देखो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो चांसेस नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल 0.1% है कि इससे बाहर भी कुछ आ सकता है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को जो कि संभावित है, एक्सपेक्टेड है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से वीडियो करना, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो जो आपके नीचे स्टेटमेंट स्टार में दी हैं, उन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ के जाना। ये था इस वीडियो के लिए। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को शेयर जरूर कर देना। हालांकि आप लोग करते नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल इस बार कर लोगे ऐसी उम्मीद है। तो ये था वीडियो के लिए, थैंक यू।